गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पौधार स्कूल के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग अपने पिछले वीडियो लेक्चर में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ चुके थे। हम लोगों ने पढ़ा कि योगात्मक यौगिक कैसे बनते हैं। योगात्मक यौगिकों का जब डिसोसिएशन करवाया जाता है तो वो दो टाइप की कैटेगरी में कैसे डिवाइड होते हैं। पहले टाइप के जो कंपाउंड्स थे उनको हम लोगों ने लिखा डबल साल्ट, और दूसरे जो थे उनको हम लोगों ने लिखा कॉम्प्लेक्स साल्ट या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, आज हम लोग सबसे पहले ये बात करेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, उनकी स्ट्रक्चर्स क्या होती है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर के बारे में सबसे पहले बताया वर्नर ने सबसे पहले उपसहसंयोजक यौगिकों का निर्माण किया और उनकी संरचनाओं का अध्ययन किया। ठीक है, निर्माण तो पहले से हो चुका है लेकिन उनका अध्ययन जो है वो सबसे वर्नर ने किया और उनकी संरचनाओं के बारे में बताया। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड और अमोनिया की अभिक्रिया करवाई और उनसे कई सारे कंपाउंड बनाए जिनको हम लोग जनरली ऐसे लिख सकते हैं COCl3 6NH3, COCl3 5NH3, COCl3 4NH3। ठीक है, ये अलग अलग कंपोजिशन के कुछ कंपाउंड हैं जो वर्नर ने बनाए। किसके हेल्प से? COCl3 और NH3 की आपस में अभिक्रिया के द्वारा। ठीक है, यह होता है पीले रंग का, यह होता है बैंगनी रंग का और यह होता है हरे रंग का। ठीक है, यानी कि हम लोग ये देख रहे हैं कि सेम टाइप के यानी COCl3 और NH3 की अभिक्रिया, ये दो कंपाउंड हैं जो पहले से खुद भी स्टेबल होते हैं लेकिन आपस में अभिक्रिया करके अलग अलग कंपोजिशन के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं जिनका कलर भी क्या है? डिफरेंट। और यही ब्यूटी है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की। देखिए अब आगे वर्नर ने क्या किया कि ये जो कंपाउंड थे इनका जो जलीय विलयन था उसमें इनका एक मोल लेकर उसमें मिलाया क्या? सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। किसमें? इनके जलीय विलयन में। तो जैसे ही सिल्वर नाइट्रेट जो था वह जल में घुला तो वह Ag+ और NO3- के रूप में टूट गया। ठीक है, तो जब ये जो था, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये कंपाउंड था पहले से जलीय विलयन में, हम लोगों ने उसमें AgNO3 डाल दिया। ठीक है, इसका कितना मोल है? यहाँ पे 1 मोल है। तो यहाँ पे हमारे पास Ag+ आयन भी होंगे। ठीक है, तो ये Ag+ आयन जो है जब इसके साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें 3 मोल AgCl प्राप्त होते हैं। कितने मोल? 3 मोल AgCl प्राप्त होते हैं। वैसे ही जब ये इनके साथ अभिक्रिया करते हैं तो हमें यहाँ से 2 मोल AgCl, यहाँ से हमें 1 मोल AgCl प्राप्त होते हैं। ठीक है, हमारे पास ये अलग अलग कंपोजिशन के कुछ कंपाउंड हैं जिनकी स्टडी वर्नर अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग कर रहे थे। जब हम लोगों ने AgNO3 इसमें मिलाया तो हमें जो अवक्षेप मिला वह क्या थे? 3 मोल AgCl किसके साथ? COCl3 6NH3 के साथ, 2 मोल AgCl किसके साथ? COCl3 5NH3 के साथ, और 1 मोल AgCl किसके साथ? COCl3 4NH3 के साथ। तो जब वर्नर ने इन कंपाउंड की कंडक्टिविटी की स्टडी की तो उन्होंने कहा कि
इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कुछ अलग तरह की बॉन्डिंग पाई जाती है, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग इन कंपाउंड को इस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे यह जो कंपाउंड है इसको हम लोग लिखेंगे CONH3 का होल 6 Cl3, CONH3 का होल 5 Cl और यह हो गया Cl2, CONH3 का होल 4 Cl2 और यह हो गया Cl। वर्नर ने कहा कि हम लोग इन कंपाउंड्स को ऐसे लिखते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि जब हम लोग संकुल यौगिकों का आयनन करवाते हैं, ठीक है, तो ये टूटेगा किसमें? CONH3 का होल 6 3 प्लस 3 Cl माइनस में। यह टूटेगा किसमें? CONH3 का होल 5 Cl 2 प्लस 2 Cl माइनस में। यह टूटेगा CONH3 का होल 4 Cl2 प्लस Cl माइनस में। तो इसका मतलब यह है कि ये जो कंपाउंड थे ये इस प्रकार की स्ट्रक्चर के रूप में या इस प्रकार के फॉर्मूले के रूप में अवेलेबल होते हैं। जब इनका आयन होता है तो यहाँ पे देखो कितने Cl बन रहे हैं? 3 Cl माइनस, 3 मोल Cl माइनस के बन रहे हैं। तो AgCl के भी कितने मोल काम आएंगे? सॉरी, Ag प्लस के कितने मोल काम आएंगे? 3 मोल Ag प्लस के काम आएंगे। किसके साथ? 3 Cl माइनस के साथ। तो 3 AgCl, 3 मोल AgCl इसमें बनाएंगे। ठीक वैसे ही इस कंपाउंड में हम लोग देखें, यहाँ पे है 2 मोल क्लोराइड आयन, वैसे ही यहाँ पे है 1 मोल क्लोराइड आयन। तो इस प्रकार यहाँ पे 2 और 1 मोल रेस्पेक्टिवली AgCl के मोल हमें प्राप्त हो जाते हैं। इसके बेसिस पे वर्नर ने कहा कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उनमें 2 प्रकार की संयोजकताएं पाई जाती है। पहली जो संयोजकता है उसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी संयोजकता, दूसरी जो है उसे हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी संयोजकता। ठीक है, प्राथमिक संयोजकता जो है, प्राथमिक संयोजकता, इसे मुख्य संयोजकता भी कहा जाता है, जो है वह धातु आयन का ऑक्सीकरण अंक के बराबर होती है। जो धातु आयन है उसके ऑक्सीकरण अंक के बराबर होती है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे देखो तो यहाँ पे धातु आयन का जो ऑक्सीकरण अंक है वह क्या है? देखिए, अमोनिया जो है वह न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल स्पीसीज होती है, Cl माइनस और ये है कितने? प्लस। तो जब हम लोग इस कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट नोट करेंगे कोबाल्ट के लिए, तो कोबाल्ट को हम लोग कंसीडर करेंगे एज ए अक्स। Cl पे 1 पे माइनस होता, 3 है तो कितने हो गए? माइनस के 3। NH3 के लिए 0 बराबर 0, तो अक्स बराबर क्या आ गया? 3। यानी कि यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर हर बार क्या है? 3। तो किसी भी धातु आयन का जो ऑक्सीकरण अंक है वह क्या कहलाती है? उसकी प्राथमिक संयोजकता। और किसी भी धातु आयन की जो समन्वय संख्या है, जो समन्वय संख्या है जिसे हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वह कहलाती है उसकी सेकेंडरी वैलेंसी, दूसरी संयोजकता। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो कोबाल्ट 6 अमोनिया के साथ बॉन्डिंग कर रहा है, इसलिए इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है? 6। यहाँ पे भी कोबाल्ट देखो
5 अमोनिया 1 क्लोराइड कितने हुए 6, यहाँ अमोनिया 4 और यहाँ पे क्लोराइड कितने 2, 4 और 2 6। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर हैं वो कितने हैं, हर बार कोबाल्ट के लिए 6 हैं। तो इसकी द्वितीयक संयोजकता कितनी है इस स्पीशीज में, 6। प्राथमिक संयोजकता जो है वह आयननीय होती है, आयोनाइजेबल होती है, ठीक है। आयोनाइजेबल होगी तो इसको संतुष्ट कौन करेंगे, एनायन यानी ऋणायन के द्वारा यह संतुष्ट की जाएगी। जैसे Pb2+ है, अगर हम लोग इसके साथ 2Cl- लगा देते तो ये बनता है PbCl2, ठीक है। PbCl2 बना तो हमारे पास देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना था Pb का 2+, और यहाँ पे इसको एक एनायन ने संतुष्ट कर दिया, क्या बना PbCl2। यहाँ पे देखिए अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना था +3, ये इसकी प्राइमरी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। तो इसको संतुष्ट कौन कर रहा है, 3Cl- इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। जो द्वितीय संयोजकता है जिसे हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर कह रहे हैं वह अनआयनीय होती है, अनआयनीय होती है, नॉन आयनाइजेबल होती है। इसको संतुष्ट करते हैं या तो उदासीन या ऋणावेशित स्पीशीज इसको संतुष्ट करती हैं। अगर हम लोग मेनली कहें तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाली जो स्पीशीज होती हैं वो सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करती हैं। प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीकरण अंक के बराबर होती है, अनआयनीय होती है और इसको ऋणायन के द्वारा संतुष्ट किया जाता है। द्वितीय वैलेंसी जो है वह कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है, अनआयनीय होती है और उदासीन या ऋणावेशित स्पीशीज के द्वारा संतुष्ट की जाती है। किसी भी कंपाउंड में जो सेकेंडरी वैलेंसी है वह 3D में अरेंज होती है और कंपाउंड के चारों ओर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाती है। और आपको पता है कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जो है वो डायरेक्शनल होते हैं, यानी कि यह जो है सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो डायरेक्शनल होती है, जबकि प्राइमरी वैलेंसी जो है नॉन डायरेक्शनल होती है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए हमारे पास Na है तो उसको कोई भी नेगेटिव आयन संतुष्ट करेगा तो वो किधर से भी आ सकता है, लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर किसी के साथ जुड़ने के लिए आएगा तो वह अपने इलेक्ट्रॉन पेयर जब डोनेट करेगा तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हम लोग समझते हैं कि डायरेक्शनल होता है, इसलिए सेकेंडरी वैलेंसी जो है वह भी डायरेक्शनल होती है। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग इस कंपाउंड की बात करें तो जो कोबाल्ट है उसके साथ जो अमोनिया है, कोबाल्ट के साथ जो अमोनिया स्पीशीज है वो ऑक्टाहेड्रल मैनर में जुड़ी हुई होती है, अष्टफलकीय रूप में जुड़ी हुई होती है, जिसको हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। और ये सारे के सारे क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो किसको इंडिकेट कर रहे हैं, डायरेक्शनल कैरेक्टर को इंडिकेट कर रहे हैं। तो यह है इनकी द्वितीयक संयोजकता और यह है इनकी प्राथमिक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता जो है वो आयनों के द्वारा संतुष्ट की जाती है। आयन्स जो हैं वो जनरली हम लोग देखेंगे कि इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के पास होते हैं, ठीक है। किसी भी कंपाउंड को जब हम लोग लिख रहे होते हैं तो जैसे हम लोगों ने CONH3 यह लिखा, तो यह जो स्पीशीज है, ठीक है, कौन सी, ये इतनी, इसको हम लोग बोलते हैं समन्वय मंडल, ठीक है। आगे वैसे हम लोग जब इनकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे तो इनको फिर से एक बार डिस्क्राइब करेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं समन्वय मंडल और ये एक सिंगल एंटिटी होती है,
यानी कि सिंगल स्पीसीज होती है। हम लोग यहाँ पे अमोनिया का टेस्ट कंडक्ट नहीं कर सकते, ये एक अकेली स्पीसीज की तरह वर्क करती है, यह टुकड़ों में काम नहीं करती। ये जो स्पीसीज हैं इनको हम लोग बोलते हैं काउंटर आयन। काउंटर आयन जो है वो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर का जो चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। ठीक है, यह थी वर्नर सिद्धांत। वर्नर सिद्धांत आरबीएससी बुक्स के सिलेबस में नहीं है, ठीक है, बट फिर भी यह जो है यह बॉन्डिंग को समझने में काफ़ी हेल्प करता है, इसलिए आप लोगों को बताया गया है। अगली क्लास में हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की कुछ टर्मिनोलॉजी, कुछ डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।